हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बिहार जुडिशरी के 2018 का प्री पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, ये वीडियो दो पार्ट में होगा। आज मैं एक अपलोड करूँगी, नेक्स्ट दोबारा करूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले मुझे एक करेक्शन करना है एंड रियली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो मैंने मेंस के रिगार्डिंग था, यूपी जुडिशरी के। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड पेपर है, सॉरी फर्स्ट पेपर जो सब्सटैंटिव लॉ है, उसमें मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन बताया था, बट दैट इज़ माय मिस्टेक। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। रीज़न उसके मिस्टेक का ऐसे इंटेंशनल नहीं था कि मैंने जानबूझ के कहा। मुझे जो पेपर मिला था एग्जैक्टली अभी मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, लॉकडाउन की वजह से मेरे पास मेरी किताबें नहीं है। ओके, तो आप सब समझ सकते हैं, स्टूडेंट हैं हम, सब के साथ अभी ये इश्यूज़ हो रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली हमें समझनी चाहिए ये चीज़ें। तो मुझे जब वीडियो मैंने सोचा इस पर अपलोड करने का, तो मैंने नेट पे बहुत ढूंढा, मुझे एक पेपर मिला और मैं आपको वो शो करती हूँ। उसमें टोटल आखिरी के 2 पेजेस उड़ा दिए गए। ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, दैट इज़ माय मिस्टेक, मुझे ध्यान देना चाहिए था। बट उसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे, मैं आपको वो शो कर दे रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो आप ये देखो सब्सटैंटिव लॉ फर्स्ट पेपर। पहले तो मैं जो करेक्शन है वो आपको बता दूं कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पहला दूसरा जो मैंने आपको बताया था मैंडेटरी होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अकेले 50 नंबर का आता है। रेस्ट आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन, यानी कि पहला दूसरा कंपल्सरी, बाकी जो आपके बच्चे हैं उसमें से लिखा है एनी 4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो यानी आपको 6 क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इस पेपर में टोटल 7 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देखो इसमें 7th ये है और इसके बाद कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये मिल गई थी नेट पर और मुझे अब ध्यान देना चाहिए था, बट आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ आप इसको गलत मत लेना। मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को मिसगाइड करने का या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देने का। मुझे जैसे ही पता चला मैंने आपको करेक्ट कर दिया, और इट्स अ ह्यूमन मिस्टेक, हम सबसे हो जाती है गलतियाँ। तो अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप आप इस चीज़ को समझो। और अब हम पेपर प्री का पेपर देखते हैं 2018 का जुडिशरी का। ओके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको इंग्लिश में रीड करूँगी, बट प्लस बात यह है कि इसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ, हु सेड द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है विनफील्ड। ठीक है, विनफील्ड ने कहा था कि जो टॉर्शियस लाइबिलिटी है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी से अराइज होती है, और कौन सी ड्यूटी, जो लॉ द्वारा फिक्स्ड की गई हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वेदर अ रॉन्ग बोथ टॉर्शियस एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी में अराइज। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ द लाइबिलिटी। I'll repeat the question again. Whether for a wrong both tortious and criminal liability may arise, तो इसका आंसर है both the liability may arise. द पिजन होल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो इसका आंसर है सालमन। ठीक है ना, सालमन ने प्रोपाउंड की थी। मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैग्रॉगर, ये जो केस है आपका रिलेटेड है डैमनम साइन इंजूरिया से। ठीक है, द मैक्सिम साइंटी नॉट फिट इंजूरिया मीन्स, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मियर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक द रिस्क। राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश का मतलब ख़त्म हो जाना। ठीक है, राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेथ ऑफ द वन और अदर पार्टीज, तो इसका आंसर है ट्रू एक्सेप्ट इन दी सर्टेन केसेस। ओके, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लीगल राइट। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट मीन्स, ठीक है, इसका आंसर है राइट टू डिटेन द थिंग्स अंटिल द कॉम्पनसेशन इज पेड। An unlawful interference with the person's use or enjoyment of land or some right over or in connection with it is known as a tort of, तो इसका आंसर है nuisance. Okay, in which case fundamental test for determining the duty to take care was laid down. ठीक है, इसका आंसर है Donoghue versus Stevenson. Which of the following is not an element in establishing a case in libel? ठीक है, लिबल पार्ट होता है किसका, डिफेमेशन का, तो इसका आंसर है अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक हु नोज लेस ऑफ द प्लेंटिफ। इफ अ पर्सन वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर लॉ ऑफ द टॉर्ट फॉर द टॉर्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, he must have to prove that
The injury was direct and substantial only to him. Okay. Prosecution under the tort of the malicious prosecution means, तो इसका आंसर है proceeding in a court of law charging a person with a crime. Okay. False imprisonment means a total restraint of the person's liberty without a lawful justification. A person who knowingly and without sufficient justification induces another to break a contract with third person whereby the third person suffers damages is a tort. For the first time it was established in which one of the following case. ठीक है, तो इसका आंसर है ल्यूमले वर्सेस गाय. आपको कहीं पे भी कोई वीडियो कोई क्वेश्चन देखना हो तो आप उसको पॉज कर लेना. ठीक है. A contract which ceases to be enforceable by law ceases to be enforceable. It is known as void contract. The legal principle which was laid down in the case of Harvey versus Facey was first followed by Supreme Court of India in which of the following case? तो इसका आंसर है मैकफर्सन वर्सेस MN अपम्मा. Which one of the following element is not necessary for the contract? ठीक है, competent party होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन. यहाँ रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है. इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? द इंडिविजुअल हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक तरीके का पब्लिक फॉर्म होता है जो सबको दे दिया जाता है. ठीक है, तो इसमें अब पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि एक एक पार्टी जाके नेगोशिएट करे. उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी होती है और आपको साइन करना होता है. ठीक है, आप उसमें टर्म्स में नेगोशिएशन नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं करना है, मुझे ये लिखो. ठीक है. विच वुड बी द अफेक्ट ऑफ द मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर है नॉट वॉइडेबल. A guru, a spiritual advisor, induced the chela to gift him whole of his property to secure benefit of his soul in the heaven. This gift shall be voidable. Okay. Section 192 of the Indian Contract Act deals with surety's liability. A continuing guarantee may be revoked for the further transaction at any time. Okay. If a bailee without the consent of the bailer mix the good of the bailer without his own good in such a manner that it impossible to separate the good and deliver them back, then the bailer is entitled to compensated by the bailee for the loss of the goods. Okay. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे. और इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ. जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि तैयारी, आई एम रियली सॉरी, कुछ लोग पूछ रहे थे तैयारी के रिगार्डिंग में. तो देखिए अभी आपके पास टाइम है. अगर आप यूपी ओरिएंटेड होके चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपका ध्यान किस पे है? यूपी के स्टेट पे है. तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपके पास टाइम है, आप प्री और मेंस की तैयारी साथ कर सकते हैं. ठीक है, ये मेरा व्यू है. आप हो सकता है आप इससे डिफ़र करो, तो वो जो आपको सही लगे. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको लोग कई कई चीज़ें बताएंगे, बट जिसमें आप सेटिस्फाई हो आप प्लीज़ उसको फॉलो करो. ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपसे शेयर करी हूँ. अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. ओके. अब जैसे आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है, आपका पास टाइम है, तो एकदम से आपको ख़त्म नहीं करना है. ठीक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है. आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए आपने TPA उठाया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, आप उसमें 10 सेक्शन उठाओ. ठीक है, आज आपने 10 सेक्शन उठाया, आप उसको कायदे से पढ़ो. कम चीज़ें लो और कायदे से पढ़ो. 10 सेक्शन को खूब अच्छे से पढ़ लो, उसको समझ लो, उसका कॉन्सेप्ट बेयर एक्ट में क्या लिखा है. ठीक है, जो भी कोई भी आपके पास अच्छी किताब हो आप उससे रेफ़र करके बेयर एक्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज का नाम लिख लो. ठीक है, अब आपने 10 सेक्शन पढ़ लिया. 10 सेक्शन के देखने के बाद आप उस टॉपिक पे कोई भी आपके पास जो गाइड हो आप उस पर MCQ सॉल्व कर लो. उसके बाद आपका MCQ सॉल्व हो गया, जहाँ मिस्टेक हो रही है फिर आप बेयर एक्ट खोल के उसको करेक्ट कर लो. ठीक है, चलो आपका MCQs भी सॉल्व हो गया. उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आप मेंस के क्वेश्चन उठा के देखो. ठीक है, कि अच्छा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या मेंस में कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर पूछे गए हैं तो कितनी बार पूछे गए हैं. ठीक है, मेंस में अब मान लीजिए एक ही 10 सेक्शन स्टार्टिंग में कई क्वेश्चंस पूछे होंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है, आपका सेक्शन 6 से पूछा होगा, सेक्शन 5 पे. तो आप पहले देख लो क्वेश्चन और उसको रीड करो, अपने माइंड में देखो कि आंसर फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं. ठीक है,
उनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सबका करोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। एक या दो की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। फिर रात में सोने से पहले एक बार एक पेज पे ना आप एक शॉर्ट समराइज बना लो, एक एक सेक्शन का कीवर्ड लिख लो और उसको देख के रिवाइज करके, ताकि वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाए। नेक्स्ट डे उठो, अपने 10 सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले फिर से उन चीज़ों को जो आपने कीवर्ड्स बनाए हैं एक पेज पे, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, आपको मुश्किल से इसमें 10 से 15 मिनट लगेगा, आपका रिवीजन हो गया। फिर आप 10 सेक्शन लेके फिर अपनी वही पुरानी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, करना क्या है आपको कि 4-4 दिन पे आप ब्रेक लो। ठीक है, 4-4 दिन पे आपके जितने सेक्शन हो रहे हैं ब्रेक लो, और जितना प्रीवियसली पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवीजन करो। एक दिन रखो जिस दिन कोई नई चीज़ मत उठाओ, उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। फिर आप नेक्स्ट डे से फिर से अपना वही वो करो। फिर 4-4 दिन पे अगर आप ब्रेक लोगे, ठीक है, ब्रेक लो, उस दिन केवल आधा दिन पढ़ो, आधा दिन सिर्फ रिवीजन रखो, आधा दिन अपने आप को मतलब रिफ़्रेश रखो, फिर नेक्स्ट डे से प्रॉपर स्टार्टिंग करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा सही लगा हो, एंड अगेन सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट से इसको कई पार्ट में मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।